वाओ, ये लिपस्टिक कितनी सुंदर लग रही है मेरे फेस पर। और ये आई शेडो, ये भी अच्छा है। बट ये ड्रेस, इसका कुछ करना पड़ेगा। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो आप? इतनी सुंदर ड्रेस को क्यों फाड़ रही हो? चुप कर, ये मेरी ड्रेस है, मैं इसे फाड़ू या सिलूं मेरी मर्जी। तू अपना मुंह बंद रख। मेरे कमरे में झाड़ू पोछा करने आई है ना, तो चुपचाप वही कर और जा यहाँ से। झाड़ू पोछा तो मैंने सुबह ही कर दिया था दीदी, मैं उसके लिए नहीं आई। तो फिर क्यों आई है यहाँ? वो दीदी, कल कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है, तो पार्टी के लिए क्या आप मेरा मेकअप कर दोगी? क्या कहा? मेकअप? उससे क्या होगा? तू काली कलूटी मेरे जैसी गोरी चिट्टी दिखने लगेगी क्या? और वैसे एक बात तो बता, तू पहनने वाली क्या है पार्टी में? वो माँ की एक साड़ी है मेरे पास, वही पहन लूंगी। सच में यार, तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक तो ऐसी बकवास शक्ल, ऊपर से साड़ी। इससे अच्छा तो ये रहेगा कि तू फ्रेशर पार्टी में जा ही मत। ये तेरे लिए भी अच्छा रहेगा और मेरे लिए भी। इतना कहकर शैली कमरे से बाहर निकल गई। शैली और सोनी एक दूसरे की कजिन थी। सोनी शैली की बुआ की बेटी थी, जो पहले अपने पिता और फिर अपनी माँ शीला की मौत के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ऐसे में उसके मामा यानी शैली के पिता राजेंद्र ने सोनी को सहारा दिया और वो उसे अपने घर लेकर आ गए। उन्होंने सोनी का एडमिशन शैली के साथ उसी के कॉलेज में करवा दिया। लेकिन इस सब के बावजूद सोनी का अकेलापन अब भी दूर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपनी मामी शालिनी और बहन शैली को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। दरअसल सोनी का रंग थोड़ा दबा हुआ था, इस वजह से वो दोनों ही हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी। मामी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, अब मैं जाऊं? क्यों, घर में बस नाश्ता ही बनाना होता है क्या? वो इतने सारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें कब धोएगी? मामी जी, लेकिन मुझे तो कॉलेज जाना है। उफ, शक्ल से तो मनहूस है ही, ऊपर से एक नंबर की कामचोर भी है ये लड़की। वैसे आज तो कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है ना, तो तू वहां जाकर क्या करेगी? चल जाकर कपड़े धो। क्यों मामी जी, मैं क्यों नहीं जा सकती फ्रेशर पार्टी में? शैली दीदी तो कितनी देर पहले ही चली गई, आपने उन्हें तो एक बार भी नहीं रोका। अच्छा, तो तू अब मेरी शैली की बराबरी करेगी? अरे उसके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है तू। जाके शक्ल देख अपनी आईने में। तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हम तुझे पाल रहे हैं, वरना तू तो किसी के सामने जाने के भी लायक नहीं है। अब अपनी औकात में रह और जाकर घर के सारे काम निपटा, समझी? ऐसा सोनी के साथ लगभग रोज ही होता था। कभी शैली तो कभी उसकी माँ शालिनी उसे उसके सांवले रंग रूप के लिए बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। इस सब से सोनी को बहुत रोना आता था, साथ ही उसे अपनी माँ की भी बहुत याद आती थी। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुमने तो मुझे कभी बदसूरत नहीं कहा, बल्कि मैं तो तुम्हारी परी बेटी थी ना, और तुम तो इतनी गोरी भी थी। फिर मैं ऐसी क्यों हूँ माँ, क्यों हूँ मैं ऐसी? सोनी अपनी माँ की फोटो को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे एहसास होता है कि उस फोटो का फोटो फ्रेम कुछ टूट सा रहा था। सोनी उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक होने के बजाय 2 हिस्सों में टूट जाता है। सोनी ये देखकर चौंक जाती है कि उस फोटो फ्रेम के अंदर एक चाबी थी। अरे ये चाबी, ये किस ताले की चाबी है और ये माँ की फोटो के अंदर कैसे आई? तभी अचानक उसे कुछ याद आता है। अरे कहीं ये चाबी उस ताले की तो नहीं? सोनी फौरन वहां से उठकर अपनी माँ के पुराने संदूक के पास जाती है और उसे खोलती है। उस संदूक में सोनी ने अपनी माँ की चीजें संभाल कर रखी हुई थी। उस सामान में एक बॉक्स भी था जिस पर ताला लगा हुआ था। सोनी ने अपनी माँ के जीते जी वो बॉक्स कभी घर में नहीं देखा, लेकिन जब उसकी माँ की मौत हुई तो वो बॉक्स उसकी माँ के सामान से ही मिला। हालांकि उस वक्त सोनी उस बॉक्स पर लगे ताले की वजह से उसे खोल नहीं पाई, लेकिन अब उसके पास एक चाबी थी। सोनी फौरन उस चाबी से उस बॉक्स के ताले को खोलने की कोशिश करती है। अरे ये ताला तो खुल गया, लेकिन माँ ने इस चाबी को इतना छिपाकर क्यों रखा था? जरूर इसमें कोई खास चीज है। सोनी उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो उसमें एक लाल मखमल के कपड़े में लिपटी हुई एक फेस क्रीम रखी हुई थी। ये तो वही फेस क्रीम है जो माँ हर रोज अपने चेहरे पर लगाया करती थी, पर माँ ने इसे इस बॉक्स में क्यों रखा, वो भी ताला लगाकर? सोनी उस बॉक्स को अच्छे से अलट पलट कर देखती है तो उस बॉक्स में से एक कागज भी निकलता है। वो एक चिट्ठी थी जिसे सोनी की माँ ने उसके लिए लिखा था। सोनी उसे खोलकर पढ़ना शुरू करती है। सोनी, मेरी बच्ची, इस चिट्ठी के साथ जो फेस क्रीम तुम्हें मिली है, ये कोई साधारण क्रीम नहीं है, बल्कि ये एक जादुई क्रीम है। तुम हमेशा मुझसे एक ही सवाल पूछती हो कि जब मैं इतनी गोरी हूं तो तुम सांवली कैसे? बेटा, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताने जा रही हूँ। सच तो ये है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही बचपन से सांवली थी। मुझे कहीं जाना अच्छा नहीं लगता था,
क्योंकि सभी लोग मेरे सांवलेपन का मजाक उड़ाया करते थे। मैं सारा दिन अपने घर में ही बंद रहा करती थी। लेकिन फिर एक दिन मुझे ये जादुई फेस क्रीम मिली। इसे लगाते ही मेरा रंग रूप ऐसा बदला कि मेरी जिंदगी बदल गई। अब तुम भी बड़ी हो रही हो, मैं अब ये जादुई क्रीम तुम्हें देना चाहती हूँ। लेकिन इसके साथ ही एक बात और है जो तुम्हें जान लेनी चाहिए। सोनी की माँ उसे और क्या बताना चाहती थी ये सोनी नहीं जान सकी, क्योंकि इसके आगे चिट्ठी का कागज फटा हुआ था। अब क्या करूं, पता नहीं माँ मुझे क्या बताना चाहती थी। वो सब बाद में सोचूंगी। फिलहाल तो ये देखना चाहिए कि क्या सच में ये एक जादुई फेस क्रीम है। सोनी उस क्रीम को लेकर आईने के सामने जाती है और फिर थोड़ी सी क्रीम निकालकर उसे अपने चेहरे पर अच्छे से मलती है। इसके तुरंत बाद सोनी के आसपास कुछ चमक सी उठती है, जिसकी वजह से सोनी की आंखें बंद हो जाती हैं और फिर ये मैं हूँ? क्या सच में ये मैं ही हूँ? ये तो कमाल हो गया, ये तो सच में एक जादुई फेस क्रीम है। सोनी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसका चेहरा एकदम साफ और रंगत गोरी हो गई थी। इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर खुद ब खुद ही हल्का मेकअप भी हो गया था। सोनी ने ध्यान दिया कि उस जादुई फेस क्रीम को लगाने के बाद वो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी कि वो हमेशा से दिखना चाहती थी। सोनी बहुत खुश थी। सुंदर दिखने की उसकी इच्छा आखिरकार पूरी हो गई थी। वो फौरन अपनी माँ की साड़ी पहनकर तैयार हुई और अपने कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में पहुंच गई। पार्टी में अब तक सिर्फ शैली की ही चर्चा हो रही थी, लेकिन सोनी के वहां आते ही सबकी नजरें सोनी पर ही जा टिकी। रोहन, कहाँ जा रहे हो? चलो ना डांस करते हैं। नहीं, मेरा मतलब है अभी नहीं, थोड़ी देर में करते ना। इतना कहकर शैली का अच्छा दोस्त रोहन वहाँ से चला जाता है और सीधा सोनी के पास जाकर उसे डांस के लिए पूछता है। ये देखकर शैली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वो तो सोनी को पहचान ही नहीं पाई थी। दूसरी तरफ सोनी को पहली बार कहीं इतनी अहमियत मिल रही थी। वो रोहन के साथ काफी देर तक डांस करती है और फिर पार्टी के बाद वो वापस घर आ जाती है। घर आकर वो जैसे ही अपना मुंह धोती है तो उसका चेहरा पहले की तरह हो जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे इस क्रीम को लगाने के बाद पानी से दूर रहना पड़ेगा। सोनी किसी को भी उस जादुई फेस क्रीम के बारे में नहीं बताती। वो घर से निकलने से पहले चुपचाप उस फेस क्रीम को लगा लेती और फिर वापस घर आने से पहले ही पानी से अपना चेहरा धो लेती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन कॉलेज के वॉशरूम में शैली ने सोनी को अपना चेहरा धोते हुए देख लिया। अब वो सारी सच्चाई जान चुकी थी। वो फौरन सोनी के पास जाकर गुस्से से बोली, अच्छा, तो तुझे मुझसे इतनी जलन हो गई कि तू काला जादू करने लगी है? ठहर जा, आज मैं माँ से तेरी शिकायत करती हूँ। तेरा दिमाग तो वही ठिकाने पर लगाएंगे। नहीं नहीं दीदी, ये सच नहीं है, मैं कोई काला जादू नहीं कर रही। झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा भी। मुंह धोने से पहले तू कोई और थी। आपने जो देखा वो गलत नहीं है दीदी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, ये कोई काला जादू नहीं बल्कि ये सब मेरी माँ की इस जादुई फेस क्रीम का कमाल है। सोनी शैली को उस क्रीम के बारे में सब कुछ बताती है। शैली फौरन सोनी से वो फेस क्रीम छीन लेती है और उसे अपने बैग में रख लेती है। दीदी, ये क्या कर रही हो आप? वो मेरी क्रीम है, मुझे वापस दो। चुप हो जा, इस दुनिया में कोई भी खास चीज तेरे लिए नहीं है, समझी ना? शैली वहाँ से चली गई और घर आकर उसने सबसे पहले अपने चेहरे पर उस फेस क्रीम को लगाया। वो पहले से ही गोरी थी, लेकिन फिर भी उसे तो और सुंदर दिखना था। क्रीम को लगाते ही वहाँ फिर से रोशनी हुई और शैली की आंखें बंद हो गई। इसके बाद ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? उस जादुई फेस क्रीम का शैली के चेहरे पर उल्टा ही असर हुआ। उसका रंग काला हो गया। ये देखकर शैली जोर जोर से रोने लगी। तब तक सोनी घर आ चुकी थी। उसने जैसे ही शैली का हाल देखा तो उससे बोली, आप परेशान मत हो दीदी, जाओ जाकर अपना मुंह अच्छे से धो लो, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। शैली ऐसा ही करती है। चेहरा धोते ही उसका चेहरा पहले जैसा हो जाता है। फिर वो उस क्रीम को सोनी की तरफ फेंकते हुए कहती है, ले तू ही रख अपनी ये बकवास क्रीम, मुझे नहीं चाहिए। सोनी अपनी क्रीम को वापस पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस फेस क्रीम का असर शैली पर उससे अलग क्यों हुआ। सोनी ने एक बार फिर उस क्रीम वाले बॉक्स को देखा तो उसमें से चिट्ठी का बचा हुआ हिस्सा भी बाहर आ गया। सोनी ने उसे पढ़ना शुरू किया। बेटा, इस फेस क्रीम का जादू ये है कि ये इंसान के मन की छाप उसके चेहरे पर ले आती है। याद रखना, जैसा तुम्हारा मन होगा, इसे लगाने के बाद तुम्हारा चेहरा भी वैसा ही बन जाएगा। अब सोनी को उसके सवाल का जवाब मिल चुका था। साथ ही अब वो ये भी समझ गई थी कि सारी जिंदगी सुंदर दिखने के लिए अब उसे क्या करना है और क्या नहीं। किशोर लगातार अपने खेतों में काम कर रहा था और साथ वाले अपने खेतों में नरेश
चारपाई लगाकर लेटा हुआ था। किशोर को लगातार काम करता देख नरेश उससे कहता है, अरे किशोर, थोड़ा आराम भी कर लिया कर भाई। कब से काम कर रहा है? आराम करूंगा तो काम कैसे होगा भैया? और वैसे भी ऊपर वाले ने शरीर काम करने के लिए ही तो दिया है। ये है नूरपुर गांव का किशोर, जो कि बहुत ही मेहनती और दयालु था। साथ ही वो भगवान की हर रोज पूजा पाठ किया करता था। दूसरी तरफ नरेश का खेत भी किशोर के बगल में ही था। नरेश थोड़ा कामचोर, आलसी और लालची किस्म का व्यक्ति था। वो अपने खेतों में काम कम और चारपाई पर आराम ज्यादा करता था। सुबह से दोपहर हो गई। किशोर ने आधे से ज्यादा खेत की खुदाई कर दी। अब किशोर को जोरों की भूख लगी तो उसने अपना रोटी का डब्बा खोला और पेड़ों की छांव में बैठ गया। सब्जी की खुशबू से नरेश जाग गया और वो दौड़ता हुआ किशोर के पास आया। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही भैया किशोर। जरा मुझे भी तो अपना खाना चखाना है। हाँ हाँ, लो ना भाई। लेकिन देखते ही देखते नरेश किशोर का सारा खाना खा जाता है और फिर बड़ी सी डकार लेते हुए कहता है, मुझे माफ करना किशोर भाई। स्वाद स्वाद में मैं सारा खाना खा गया है। तुम्हारे बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब कोई बात नहीं, कुछ ही देर में मैं घर चला जाऊंगा, फिर वहीं जाकर खाना खा लूंगा। वाह वाह, मजा ही आ गया। इस किशोर को भी बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज किशोर अपने आलू की एक जड़ उखाड़ता है। उसकी जड़ में खूब सारे बेहतरीन आलू लगे हुए थे, जिन्हें देख किशोर खुश होकर कहता है, वाह, क्या बढ़िया आलू की खेती हुई है इस बार। पास में ही अपने खेत में खड़ा नरेश ये देख रहा था। अरे वाह, इसके खेत में क्या बढ़िया आलू हुए हैं। मेरे में भी ऐसे ही आलू हुए होंगे। मैं अभी जाकर देखता हूँ। लेकिन जब वो पौधा उखाड़ कर देखता है तो उसके खेत में छोटे और थोड़े आलू ही होते हैं। ये देख नरेश को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो झूठ ही किशोर से कहता है कि उसके खेत में बहुत ही अच्छे आलू हुए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे खेत में भी अच्छी फसल हुई है, तो क्यों ना कल ही चलकर बाजार में आलू बेच आते हैं। हाँ हाँ ठीक है। अगले दिन दोनों अपने अपने आलू लेकर ठेले में रखकर बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। नरेश भाई, आज तो आलू की अच्छी कीमत है, फिर भी आप इतने थोड़े ही आलू क्यों लाए हो? वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है भैया, इसीलिए थोड़े ही आलू निकाल पाया। फिर दोनों के पास ग्राहक आने लगते हैं और शाम तक उनके सारे आलू बिक जाते हैं। घर आकर नरेश अपनी पत्नी रमा से कहता है, तुम जानती हो रमा, इस साल बाजार में आलू के अच्छे दाम है और इस बार मेरे और किशोर के अलावा गांव में किसी और ने आलू की फसल नहीं उगाई, और उस किशोर के खेतों में तो आलू की पैदावार बहुत ही अच्छी हुई है। हमें अब जल्दी ही उसका कुछ करना होगा, नहीं तो वो ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक ही कहते हो जी, हमें जल्द से जल्द कोई तरकीब सोचनी होगी। आधी रात को वो दोनों किशोर के खेतों की ओर जाते हैं। वाह, देखो तो किशोर के खेतों में एक पौधे के नीचे कितने सारे आलू लगे हुए हैं, वो भी इतने मोटे मोटे। इनको बेचकर तो अच्छी कीमत मिल जाएगी। इस बार हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। चलो चलो, अब जल्दी करो, पहले उसके खेत से फिर अपने खेत से सारे आलू निकालने हैं। वो दोनों मिलकर रात में ही सारे आलू निकाल लेते हैं और बोरियों में भरकर सारे आलूओं को अपने घर ले आते हैं। फिर घर के पीछे बने पुराने छोटे से स्टोर रूम में वो सारे आलू छुपा देते हैं। उधर अगली सुबह किशोर जब अपने खेतों में जाता है तो वहाँ पर आलू ना पाकर वो खूब रोता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर किसने मेरे खेतों के सारे आलू निकाल लिए? अब मैं क्या करूंगा? तभी नरेश भी झूठी दिलासा देने वहाँ आ जाता है। अब होनी को कौन टाल सकता है भैया किशोर, तू परेशान मत हो, है सब ठीक हो जाएगा भैया। तुम देखना भाई, जिस किसी ने भी मेरे साथ ऐसा किया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं कि मैं कितना खुश हूँ। कुछ दिन बाद, अब आप जल्दी जाइए जी और बाजार में जाकर ये आलू बेच आइए। सुना है बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिल रही है। सुनने में तो ये भी आया कि किशोर भाई ने और आलू लगा दिए हैं। अरे तो कौन सा वो अभी उग जाएंगे, हैं? जब तक उसके आलू तैयार होंगे तब तक तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे हैं। और रही आलू बेचने की बात, तो अभी नहीं, कुछ दिन बाद बेचूंगा, जब दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हाँ, कुछ दिनों बाद जब बाजार में आलू मिलने बंद हो जाते हैं और लोग आलू के लिए परेशान हो जाते हैं,
अरे भैया कितने दिन हो गए, बाजार में आलू ही नहीं आ रहे हैं, बताओ। अब भैया मेरी बेटी तो कब से कह रही है बाबा आलू के पराठे खाने हैं, लेकिन आलू लाऊं कहाँ से, समझ नहीं आ रहा है। नरेश उनकी ये बात सुन लेता है। देखो भैया मैं तुम्हें कुछ आलू वालू ला कर दे सकता हूँ, लेकिन वो महंगे मिलेंगे, 150 रुपए किलो। कोई नहीं भाई ले आना, अब खाने तो है ही ना, इसमें इतना सोचना क्या, बस तुम कल ले आना। नरेश खुशी खुशी घर लौट आता है और अपनी पत्नी रमा को सारी बात बताता है। तुम्हें पता है आज बाजार में लोग 150 रुपए किलो तक के आलू खरीदने को भी तैयार हैं। मैंने भी कह दिया मैं आलू ले आऊंगा, लेकिन 150 से नीचे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। क्या 150 रुपए किलो आलू? अरे अब तो हमारे भाग खुल गए जी, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। चलो चलो मैं अभी तुम्हें आलू निकाल कर देती हूँ। रमा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अंदर ढेर सारे बड़े बड़े चूहे होते हैं जो बड़े मजे से आलूओं को खा रहे होते हैं। आ चूहा चूहा बचाओ। है चूहे, हे भगवान मेरे सारे आलू खा लिए इन चूहों ने, अब मैं क्या करूंगा। दोनों लालची पति पत्नी सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं और उधर किशोर के घर एक भूखे साधु बाबा आते हैं, जिन्हें किशोर अपने हिस्से की रोटी भी खाने को दे देता है। अब उसके घर में कुछ भी नहीं बचा होता। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब पता लगा लेते हैं। फिर वो किशोर को एक बोतल में गंगा जल देते हैं और उसे अपने खेतों में छिड़कने के लिए कहते हैं। किशोर वो गंगा जल अपने खेतों में जैसे ही छिड़कता है, उसके खेतों में आलू पक कर तैयार हो जाती है। ये जादुई आलू देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर वो जैसे ही आलू का पौधा उखाड़ता है तो उसकी जगह नए आलू अपने आप ही उगाते। ये देख किशोर बहुत खुश होता है। फिर उन आलूओं को ले जाकर बाजार में बेच आता है। 150 रुपए के हिसाब से अब उसे काफी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो जाता है। उधर नरेश और रमा के पास अब पछतावे के अलावा और कुछ नहीं था।